सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा लामरोड, सहायक आचार्य इतिहास। आज का विषय है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण अध्ययन का एक रोचक विषय है। जर्मनी अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिसकी संख्या 300 के लगभग थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने सर्वप्रथम इन राज्यों को जीतकर इनका एक संघ बनाया था, जिन्हें राइन संघ कहा जाता था। फ्रेंच सम्राट के रूप में नेपोलियन स्वयं इसका अध्यक्ष बना। इस प्रकार विदेशी फ्रेंच प्रभुत्व के अधीन जर्मनी में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। परंतु नेपोलियन के पतन के बाद वियना सम्मेलन, जो कि 1815 में हुआ था, में जो निर्णय लिए गए थे, उसके अनुसार जर्मनी को 39 राज्यों में विभाजित कर दिया गया और इसका एक परिसंघ बनाया गया, जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का सम्राट बना। इस परिसंघ की एक राष्ट्रसभा या डाइट बनाई गई, जिसमें जर्मन राज्यों के शासकों के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। यद्यपि इस राष्ट्रसभा को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, किंतु इस पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। इन जर्मन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य प्रशा यानी पर्शिया था, और जिसका सम्राट फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था, जिसे इस संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऐसा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के सुझाव पर किया गया था, जो कि वियना सम्मेलन का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति था। वो जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण स्थापित करके यूरोप में ऑस्ट्रियन साम्राज्य को सर्वोच्च बनाए रखना चाहता था। इस प्रकार वियना सम्मेलन में जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं पर एक तरीके से आघात किया गया, परंतु राष्ट्रीय एकता की भावना फिर भी विद्यमान रही। जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व। जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थीं। जर्मनी के राज्यों की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से जर्मनी के राज्य भिन्न भिन्न प्रकार के थे। मोटे तौर पर जर्मनी के राज्यों को उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता था। उत्तरी भाग में प्रशा, सक्सेनी, हैनोवर, फ्रैंकफर्ट आदि राज्य थे, जबकि मध्य भाग में राइनलैंड और दक्षिण में वुर्टमबर्ग, बवेरिया, बादेन, प्लेटिनेट, हेस्ट, डर्मेस्टाट आदि थे। आकार और सैनिक शक्ति की दृष्टि से प्रशा सबसे शक्तिशाली था। उन राज्यों की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणालियां भी पिछड़ी हुई थी। जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का बहुत अधिक हस्तक्षेप था। अधिकांश जर्मन राज्यों की सैनिक शक्ति बहुत ही कमजोर थी। जन सामान्य में जागृति का अभाव था। विदेशी शक्तियों की जर्मनी के मामलों में रुचि थी। फ्रांस दक्षिणी जर्मनी के रोमन कैथोलिक को में रुचि रखता था, जबकि इंग्लैंड की रुचि हनोवर में थी। इन सब बाधाओं के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया की नीति भी यही रही कि जर्मनी में राष्ट्रीय एकता स्थापित ना हो और ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश की प्रधानता जर्मन राज्यों पर बनी रहे। जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व। जर्मनी के एकीकरण की गति चाहे धीमी रही, परंतु 1815 से 1850 के मध्य कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का विकास हो गया था, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमय बनाया। राष्ट्रीयता और एकीकरण की विचारधारा के प्रसार में प्रमुख तत्व जो सहायक रहे, उनमें पहला है जालवरीन। 1834 में प्रशा के नेतृत्व में जालवरीन नामक आर्थिक संघ स्थापित किया गया, जिसमें लगभग सभी प्रमुख जर्मन राज्यों को शामिल किया गया था। यह संघ अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट की विचारधारा पर आधारित था। सभी जर्मन राज्यों ने अंतरराज्यीय व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त करके पारस्परिक मुक्त व्यापार को अपनाया और इस प्रकार जर्मनी में आर्थिक एकता स्थापित हुई। अगला तत्व है बौद्धिक आंदोलन। फिक्टे, हर्डर, हीगल जैसे अनेक जर्मन
दार्शनिकों ने अपने विचारों और लेखों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बल प्रदान किया और इससे लोगों में जागृति पैदा हुई। 1830 एवं 1848 की फ्रांस की क्रांति। 1830 की फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप जर्मनी के अनेक राज्यों, जिनमें प्रमुख थे हनोवर, सैक्सनी, में विद्रोह हुए, परंतु ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने उन्हें कुचल दिया। लेकिन इससे क्रांति की चिंगारी बुझ न सकी और फरवरी 1848 की फ्रेंच की क्रांति के प्रभाव से उत्तरी जर्मनी के राज्यों के प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर एकत्रित होकर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार इन राज्यों का प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की अध्यक्षता में एक नया संघ बनाया गया। लेकिन ऑस्ट्रिया के विरोध को देखते हुए प्रशा के शासक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। किंतु 1861 में जब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई तो उसके बाद परिस्थितियां बदलने लगी और विलियम प्रथम, जो कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का भाई था, प्रशा का शासक बना और वह एक निडर व्यक्ति था तथा प्रशा के अधीन जर्मनी के एकीकरण करने का इच्छुक था। उसने अपने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1862 में ओटो वान बिस्मार्क जैसे महान कूटनीतिज्ञ को अपना चांसलर नियुक्त किया, जिसे आयरन चांसलर भी कहते हैं। बिस्मार्क शीघ्र ही इस निर्णय पर पहुंच गया था कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मन एकता स्थापित करने के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रिया को परास्त करना आवश्यक है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संभावित युद्ध के लिए तैयारी वह करने लगा और इस दिशा में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रशा की सेना का पुनर्गठन करना था। इस पुनर्गठित सेना को उसने न्यू मॉडल पर्शियन आर्मी कहा और इस सेना का प्रयोग बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए लड़े गए 3 प्रसिद्ध युद्धों में किया। ये युद्ध थे डेनमार्क से 1864 में जो युद्ध लड़ा गया, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ जो 1866 में लड़ा गया और तीसरा युद्ध जो फ्रांस के साथ 1870 में लड़ा गया। जर्मनी के एकीकरण के लिए जो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ जो युद्ध लड़े गए, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा जर्मनी के एकीकरण भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।